हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिविडेंड एंड पैसिव इनकम सीरीज में हम आज 12 सालों का डेटा लेकर आए हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, जहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो पैसों ने आपके लिए काम किया है या नहीं। अगर आपने 1 लाख रुपए पीएफसी में इन्वेस्ट किए हैं लॉन्ग टर्म में, तो कितना डिविडेंड अभी तक आपको मिला हुआ है, डिविडेंड के कैसे ट्रेंड रहे हैं, ग्रोथ रहा है, ये सब चीजें दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ स्टॉक प्राइस का भी परफॉर्मेंस हम देखेंगे। तो ये पूरा वीडियो एक्सेल शीट में होने वाला है और आप देख सकते हैं ये डेटा। तो सबसे पहली चीज जो मैं देखूंगा वो रहेगी कंसिस्टेंसी, कि हर साल क्या कंसिस्टेंट डिविडेंड आया है या नहीं। तो जैसे FY 2011 में डिविडेंड आया है, आप देख सकते हैं 3.5 और 1.5 रुपए का, 5 रुपए का डिविडेंड आया है। फिर फाइनेंशियल ईयर 2012 डिविडेंड आया हुआ है, तो कंसिस्टेंसी है। 13 में डिविडेंड आया है, 14 में आया है, 15 में आया है, 2016 फाइनेंशियल ईयर में भी डिविडेंड आया है। और उस समय में आप देख सकते हैं कंपनी ने एक बार बोनस भी डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, ये चूंकि 2016 अगस्त है तो FY 17 ये हो गया था। फिर फाइनेंशियल ईयर 17 में डिविडेंड आया है, 18 में आया है, लेकिन आप देखिए 19 में कुछ नहीं है। तो ये देखिए यहां पर वो कंसिस्टेंसी वाला पार्ट नहीं है, कुछ अलग यहां पर हो रहा है। और ये क्यों आपको उस साल में डिविडेंड नहीं आया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर फाइनेंशियल ईयर 2020 डिविडेंड आया हुआ है, उसके बाद क्या रेगुलरिटी है, 2021 कोविड का टाइम था, उस समय में भी डिविडेंड आया है। 2022 जो फाइनेंशियल ईयर है डिविडेंड आया हुआ है, मतलब पिछला फाइनेंशियल ईयर और अभी का भी जो फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, अभी जो रिसेंट जो चल रहा है, अभी भी 3 बार इनफैक्ट डिविडेंड आ चुका है। इनफैक्ट जो रिसेंट का बिल्कुल डिविडेंड है आप देख सकते हैं February 24 ही इसकी एक्स डिविडेंड डेट थी। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल डिविडेंड कंपनी की तरफ से आया है, सिर्फ 1 साल में ये डिविडेंड नहीं आया है। उनके भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो अब इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको स्टॉक रिटर्न्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, समझ लीजिए जनवरी 2011 में आपने इन्वेस्ट किया होता तो उस समय में शेयर प्राइस था 155 के आसपास, और मार्च 2023 में भी अगर आप देखेंगे, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट का डेटा है, शेयर प्राइस वही 155 ही है। दैट मींस आपको एक्चुअली में यहां पर इन्वेस्ट करके आपका जो भी स्टॉक प्राइस का जो रिटर्न है वो नहीं मिला है दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। अब ऐसे भी टाइम आए हैं जब उन्होंने बहुत ही अच्छा, जब स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है तो फिर एक मौका वहां पर मिला हुआ है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं अगस्त 2013 को 54 के आसपास में जो एडजस्टेड प्राइस है 54 के आसपास में है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शेयर प्राइस 2 गुना 3 गुना इनफैक्ट हो गया है। लेकिन ऐसे भी टाइम आए हैं, जैसे अप्रैल 2017 में देखिए, लगभग अभी 6 साल के आसपास शेयर प्राइस का रिटर्न बिल्कुल 0% है। तो एक जब भी शेयर प्राइस गिरा हुआ है उस टाइम में अगर किसी इन्वेस्टर ने बाइंग की है तो फिर इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। लेकिन मैं यहां पे पॉइंट टू पॉइंट ले रहा हूं, चूंकि मैं डिविडेंड का एक्सपीरियंस जो है आपको मैं समझा रहा हूं, तो फिर बहुत अच्छा रिटर्न अभी तो नहीं मिला है, इन डेटा से पता चल रहा है। अब समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो एक चीज तो हमको पता चली कि शेयर प्राइस में तो कुछ रिटर्न नहीं है, लेकिन क्या डिविडेंड आपको मिला है कि एटलीस्ट शेयर प्राइस का जो थोड़ा दुख है वो थोड़ा ठीक ठाक यहां पर हो जाए, थोड़ा सा कम दुख हो। तो देख लेते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आपने उस समय में इन्वेस्ट किए होते तो 5 रुपए का डिविडेंड उस समय में मिला होता, तो आपको पहले साल 3226 रुपीज मिले होते। दैट मीन्स 3.2% मिला होता। फिर दूसरे साल 3.8% आप देख रहे हैं कि डिविडेंड बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 15 आते आते 5871, मतलब 1 लाख में लगभग 6000 के आसपास आपको डिविडेंड मिल रहा होता। ठीक है, 6000 के थोड़ा नीचे। ठीक है, फिर फाइनेंशियल ईयर 16 में आप देखिए और अच्छा डिविडेंड लगभग 8968, लगभग आप ये आपको मान सकते हैं लगभग 9% को ऑलमोस्ट टच कर रहा है ये, तो डिविडेंड बढ़ रहा है। लेकिन फिर बाद में आप देखिए जब बोनस हुआ, बोनस के बाद से डिविडेंड थोड़ा कम हुआ, 10% डिविडेंड एक्चुअली में है ही। फिर 2019 में तो डिविडेंड था नहीं। फिर अगर आप पिछले 3-4 सालों का अगर डेटा देखेंगे तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इनफैक्ट जो पिछला फाइनेंशियल ईयर जब उन्होंने 12 रुपए का डिविडेंड दिया था, ठीक है, जो पिछला 2021-22 वाला 2.25 रुपीज, 2.50 फिर 6 रुपए, 1 रुपया 25 पैसा, तो उस समय में तो 1 लाख रुपए में मतलब समझ लीजिए 15.4% की यील्ड हो गई थी। और अभी का भी जो फाइनेंशियल ईयर है वो बढ़िया ही चल रहा है। अभी तक भी अगर आप देखेंगे 11,290 रुपए के आसपास मिल चुका है, और अभी भी फाइनल डिविडेंड का एक एक्सपेक्टेशन रह ही सकता है। ठीक है, फाइनल डिविडेंड का। तो इन सब डिविडेंड को अगर मैं ऐड कर लूं तो मुझे कितना नंबर मिलता है, 1 लाख रुपया मैंने लगाया था
इन्वेस्ट किया था, मुझे 1 लाख रुपया के आसपास ही डिविडेंड यहां पर मिल रहा है। दैट मीन्स टोटल अगर मैं रिटर्न बताऊं तो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और 2 लाख रुपया आप टोटल यहां पर मान सकते हैं। इन्वेस्टेड 1 लाख रुपया और अभी जो डिविडेंड जो मिला है 1 लाख रुपया का, तो टोटल 2 लाख रुपए की मेरी वैल्यू आप मान सकते हैं। शेयर प्राइस में तो एक्चुअली में कुछ इंक्रीज नहीं है दोस्तों। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों हम लोग पर्सनल फाइनेंस, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, जहां पर 3200 से ज्यादा मेंबर्स हैं। मुझे उम्मीद है इन कंटेंट से आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। तो इन डिविडेंड्स को अगर मैं एक ग्राफ में मैं यहां पे प्लॉट करूं तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में डिविडेंड एक्चुअली में बढ़ा हुआ है। शेयर प्राइस भले ही वहीं का वहीं है, बट इन्वेस्टर को डिविडेंड जरूर मिल रहा है दोस्तों। और चूंकि 2011 में कम डिविडेंड था, अभी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा इन्वेस्टर को डिविडेंड मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यस, 2019 यहां पर बिल्कुल जीरो डिविडेंड था, तो इसको समझना होगा। तो जनरली क्या होता है, कंपनी अगर लॉस कर रही होती है तो डिविडेंड नहीं दे रही होती है, ठीक है। तो हम फाइनेंशियल ईयर 2019 में देख लेते हैं कि क्या कंपनी ने उस समय में लॉस किया था, ठीक है। ये स्क्रीनर है, ये मार्च 2019, ठीक है, ये मार्च 2019 है, ये है नेट प्रॉफिट वाला डेटा। ओके, आप यहां पर देखिए सबसे नीचे मैं यहां चेक करता हूं, ये है नेट प्रॉफिट वाला डेटा। ओके, कंपनी ने इनफैक्ट लॉस भी नहीं किया हुआ है, तो क्या रीजन हो सकता है। आप देख सकते हैं 2019 मार्च है, कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी किया हुआ है और इनफैक्ट पिछले जो भी हम 2011 का डेटा ला रहे हैं, हर साल कंपनी के द्वारा प्रॉफिट हुए हैं। तो क्या रीजन हो सकता है, ठीक है, तो वो मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअली में उस समय में कब, जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में पावर फाइनेंस, ठीक है, पावर फाइनेंस ने एक कंपनी है 18-19, सॉरी मैं, पावर फाइनेंस ने उस समय में आरईसी का स्टेक खरीदा था। अभी अगर आप आरईसी की भी स्टडी करेंगे, आरईसी भी एक अच्छा डिविडेंड स्टॉक माना जाता है, तो आरईसी को पावर फाइनेंस 52% से ज्यादा ओन करता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ था ये उस साल में हुआ था, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल ही है कि जो भी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ठीक है, तो 5% जो उनका नेटवर्थ है या फिर 30% प्रॉफिट, ठीक है, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा एटलीस्ट उनको डिविडेंड देना ही है। तो डिविडेंड तो एक्चुअली में अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो बनना मतलब देना ही है, नो डाउट। लेकिन 2019 में चूंकि आरईसी का एक बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ था, तो जो दीपम करके एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो डाइवेस्टमेंट और बाकी सब चीजें देखती है, तो उन्होंने एक वन टाइम परमिशन दी थी कि ठीक है पावर फाइनेंस को कि इस साल आप डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तो ओके है, क्योंकि आपका जो भी पैसा जो है जो आरईसी है, आरईसी को अधिग्रहण करने में आपका जा रहा है, ठीक है। तो ये था रीजन। अब 2011 में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, बाकी स्टॉक रिटर्न तो बिल्कुल जीरो ही है। बाकी जो डिविडेंड है हमको 1 लाख कुछ 700 रुपए मिले थे, तो यहां मैं टैक्सेस को कंसिडर नहीं कर रहा हूं दोस्तों। तो टोटल भी अगर आप इन्वेस्टर एक्सपीरियंस देखेंगे तो भी लगभग 6% का तो यहां रिटर्न मिल रहा है। अब 6% का रिटर्न भारत में आप मान सकते हैं सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के बीच का रिटर्न है। इनफैक्ट 2018, 19, 20 फिक्स डिपॉजिट में भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो आप एक एफडी का रिटर्न जो है उसके जैसा आप रिटर्न मान सकते हैं। बट एक और अनफॉर्चुनेट चीज क्या है, ये मैं मार्केट के लिए मैं बताऊंगा कि कंपनी ने एक्चुअली में कभी भी लॉस नहीं किया है। एक बार डिविडेंड नहीं दिया है, वो भी एक लेजिटिमेट कारण था इसलिए नहीं दिया था, लेकिन कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं एक वैल्यू ट्रैप में जो स्टॉक है ये बिल्कुल फंसा हुआ है। आप पिछले कुछ सालों में डिविडेंड भी देखेंगे, डिविडेंड ग्रोथ भी आपको देखने को मिला है। जैसे जनवरी 2011 में 2.5 रुपए का डिविडेंड था, एक्चुअली में आपने देखा था 5 रुपए का डिविडेंड था, लेकिन मैंने यहाँ पे बोनस एडजस्ट किया हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो 14% का यहाँ पर डिविडेंड ग्रोथ हुआ है। मार्च 2017 के साथ भी मैं कंपेयर करूं तो भी आप देखेंगे लगभग 17% का ग्रोथ है। और अगर आप 2022 अगर आप देखेंगे जो अभी का और फरवरी 2020 के साथ हम कंपेयर करेंगे तो भी 10% का यहां पर ग्रोथ तो हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो डिविडेंड ईयर ऑन ईयर एक्चुअली में इंक्रीज यहां पर हुए हैं। लास्ट में दोस्तों फाइनल एनालिसिस जब हम कर रहे हैं तो एक चीज हमको पता चल रही है कि कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है पावर फाइनेंस। पावर लेंडिंग का इनका बिजनेस है। अगर हमको आपको लोन चाहिए तो पावर फाइनेंस हमको लोन नहीं देती है, वो देती है डिस्कॉम्स को, पावर जनरेटर्स को लोन देती है। और इसको लेकर
पिछले अगर 8-10 सालों की अगर हम हिस्ट्री देखें तो बहुत सारे एनपीएस हुए थे। तो जो बिजनेस है थोड़ा सा टफ बिजनेस है, क्योंकि पावर सेक्टर थोड़ा सा पॉलिटिकली सेंसिटिव भी होता है और डिस्कॉम्स की एक्चुअली में भारत में हालत अभी बहुत अच्छी नहीं है। तो प्रॉफिट्स इन्होंने किए हैं, ऐसा कोई भी साल नहीं है जब हम डेटा को देख रहे हैं जहां पर उन्होंने प्रॉफिट्स कम किए हैं, लेकिन प्रॉफिट्स अनइवन भी रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 16 में आप यहां पर देखेंगे 6000 करोड़ का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल ईयर 17 में 2200 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर फाइनेंशियल ईयर 2018 में फिर से बढ़िया लगभग 9000 करोड़ का प्रॉफिट है, और अभी आप देखेंगे तो और रिकॉर्ड प्रॉफिट्स है, 18000 करोड़ का प्रॉफिट है। अभी भी जो फाइनेंशियल ईयर 23 चल रहा है 19000 करोड़ का प्रॉफिट है। बिल्कुल प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट यस एक चीज का बिल्कुल इंतजार रहेगा कि मार्केट क्या इसको रिकॉग्नाइज करती है कि नहीं, क्योंकि जो रिटर्न्स मिले हैं इन्वेस्टर्स के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो रिटर्न बहुत अच्छे नहीं मिले हैं, लेकिन क्या मार्केट यहां पर कुछ ट्रिगर देख रही है, वो इंपॉर्टेंट है देखना। आपका क्या व्यू है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जब हमने पावर फाइनेंस की एनालिसिस की हुई है। थैंक यू दोस्तों। इन्वेस्टर्स के जॉब है, बिजनेस है, या वो पढ़ाई कर रहे हैं और डेली न्यूज और नॉइज में इन्वेस्टिंग पर फोकस कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। प्लस इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है कि करना क्या है। तो हम स्टॉक सिलेक्शन और सेक्टर एनालिसिस पर एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स लेकर आए हैं, जहां पर लाइव डेमो, टूल्स, लाइव क्लासेस, लर्निंग मटेरियल्स, मार्केट इनसाइट्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। 6 घंटे से ज्यादा का यहां पर कंटेंट है, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी यूनिक इनसाइट्स मिल सकती है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है और इस कोर्स को एक भारी डिस्काउंट में आप अवेल कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है ये कोर्स आपको एक डायरेक्शन जरूर देगा। थैंक यू दोस्तों।